नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी एक बार फिर से जुड़ चुकी हूं ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी के साथ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और अब ये विधानसभा का विशेष सत्र जहां बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इस सत्र के बहुत से मायने भी है जो भी देखने को मिलेंगे। तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आपसे। सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या बड़े बदलाव जो है वो इस सत्र में देखने को मिल सकते हैं और क्या कुछ ये 4 दिनों का सत्र कैसा रहने वाला है इस बार? जी, सबसे पहले तो ये है कि बड़े बदलाव के साथ ये सत्र हो रहा है और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत आंकड़े के साथ हाउस के अंदर पहली बार पहुंच रहा है और ये सरकार 56 का मैंडेट है, तो मतलब एक तरह से कहें कि बहुत इत्मीनान वाली सरकार सदन के अंदर बैठेगी और विपक्ष भी अपने हिसाब से विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है सदन के अंदर, तो उसको विपक्ष भी उस तरह से अपने आप को वहाँ पर कोशिश करेगा। भले सत्ता पक्ष के हिसाब से उनके पास आंकड़े बहुत कम हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो हाउस है आने वाला वो अभी तो मुद्दे बहुत ज़्यादा है नहीं। पहला अनुपूरक बजट है, तो वो ये पहले दिन इनके विधायकों का शपथ ग्रहण होना है 9 तारीख को। फिर जो उस दिन बच जाएंगे उन विधायकों में से फिर अगले दिन 10 को भी कुछ विधायकों का शपथ ग्रहण है और उसी दिन उनकी ये नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया है 10 दिसंबर को हाउस के दूसरे दिन, और तीसरे दिन फिर अनुपूरक बजट है और राज्यपाल का अभिभाषण है और फिर आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है। उसमें पक्ष विपक्ष अपनी बातें रखेंगे और राज्यपाल अपने अभिभाषण के साथ स्टेट की पॉलिसी लेकर के आते हैं। वो बताते हैं कि राज्य सरकार क्या करना चाहती है, उसकी क्या रोड मैप है, होगा 5 सालों का या 1 सालों का, 2 सालों का, तो एक विजन लेकर के राज्यपाल के माध्यम से सरकार, ये तो सरकार का विजन रहता है जो राज्यपाल पढ़कर बताएंगे अपने अभिभाषण पे और उस पर फिर पक्ष विपक्ष के बीच वाद विवाद है, चर्चाएं हैं। एक तो वो होना है, ये 4 दिन का सत्र है, बहुत छोटा सत्र है। चूँकि इतने प्रचंड बहुमत के साथ है तो राज्यपाल ने विश्वास मत हासिल करने के लिए सरकार को नहीं कहा है, तो ऐसा कोई फ्लोर टेस्ट भी नहीं है जो 4 दिनों का जो हाउस है। फ्लोर टेस्ट नाम जैसे कुछ बात नहीं है। अच्छा, आप लगातार कह रहे हैं प्रचंड बहुमत 56 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा। पहली बार जो है इतने बहुमत के साथ सत्ताधारी विधायक जो हैं वो विधानसभा में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है इनके सामने इस बारी? देखिए, अब बेशक विपक्ष के जो आंकड़े हैं, उनके पास जो आंकड़े हैं तो उस हिसाब से तो वो सत्ता में है नहीं, लेकिन विपक्ष दरअसल होता नहीं है कमज़ोर। विपक्ष के पास मुद्दे अगर धारदार तरीके से विपक्ष उठाता रहा और उन चीज़ों पर फोकस रहा जहाँ पर जो पॉलिसी सरकार के नहीं सही हो, जो जन भावनाओं के अनुरूप हो, तो हाउस के अंदर विपक्ष एक बड़ी भूमिका के साथ रहता है और उसके आंकड़ों पर मत जाइए कितना कमज़ोर है, इनके पास 56 है, उनके पास 24-26 है, तो इससे चीज़ें नहीं होती है। विपक्ष भी एक अहम रोल में हो सकता है हाउस के अंदर आने वाले समय में। ये 4 दिन का सत्र कुछ बहुत अहम नहीं है इन मुद्दों के साथ, अभी तो सरकार के बने हुए बहुत दिन हुए नहीं, तो लेकिन जब आगे आप चलेंगे तो एक जिसको कहें कि वॉइस ऑफ पीपल जो होता है हाउस के अंदर, जो आम जो जनमानस होता है, जो उनकी जो समस्याएं होती है, उसके लिए धारदार तरीके से, लेकिन संख्या के हिसाब से विपक्ष वाकई में बहुत कमज़ोर है और मतलब वो ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसको कहा जाए कि हर समय टफ फाइट विपक्ष हाउस के अंदर जैसे कि हर बारी देखने को मिला। विधानसभा की ही बात कर ले तो विपक्ष जो है वो एकदम मजबूती के साथ अपनी बात रखते आया है, चाहे वेल में घुसकर प्रदर्शन की बात हो, किसी एक मुद्दे पर एकमत होकर आवाज़ उठाने की बात हो, तो इन तमाम चीज़ों में अब तक विपक्ष की भूमिका काफ़ी मजबूत रही है विधानसभा के अंदर। हाँ, हाउस के अंदर जो पिछली बार हम लोग देखे तो विपक्ष में ऐसे अमर बावरी हो गए, बृंची नारायण हो गए, अनंत ओझा हो गए, वो वैसे लोग इस पर हाउस में हैं ही नहीं, वो चुनाव हार गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे अधिक मुद्दा उठाते हैं भानुप्रताप शाही थे, तो वो बड़ा वोकल दिखते थे हाउस के अंदर। वो विपक्ष के लोग जो थे वो चुनाव हारे हैं, बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार गए, नीलकंठ सिंह मुंडा चुनाव हार गए, तो इसकी कमी तो विपक्ष को खलेगी जो बहुत वोकल किस्म के थे। और जो मतलब सत्ता पक्ष का चेहरा बहुत बदला नहीं है। जो सत्ता पक्ष में जो पिछले बार भी थे, माने जो बड़े चेहरे थे, जो डिफेंसिव रहते थे सरकार को बचाने के लिए, वो अभी भी है। एक और सत्ता पक्ष के लिए इस बार थोड़ा सुकून भरा ये है कि पिछली बार मुझे याद है कि सत्ता पक्ष में रहते हुए लुबिन होमरम सत्ता पक्ष की बड़ी किरकिरी करते थे हाउस के अंदर। इस बार
अब विपक्ष में अब है ही नहीं, अब लोबिन हमारा हाउस में है नहीं ना, वो रहे नहीं, तो एक थोड़ा सा सत्ता पक्ष को और एक हो गया कि उनके अंदर जो इनर फाइट था। अब ये आने वाले दिन में फिर हाउस के अंदर कौन इस तरह से कौन दूसरा लोबिन खड़ा होगा ये तो आने वाला समय समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि जितने पावरफुल मैंडेट के साथ ये सरकार है, तो विपक्ष को भी उसी तरह के अपने को वोकल अभी अभी बहुत विपक्ष के पास हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, नवीन जायसवाल हैं, तो ऐसे चेहरे हैं और नए चेहरों को भी उभरने का मौका मिलेगा इस हाउस के अंदर। तो वो तो समय बताएगा। फिर जयराम महतो आ रहे, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलिए, आपने कह दिया है तो हम चर्चा उठा ही लेते हैं। जयराम महतो समेत कई नए चेहरे, बड़े बदलाव की हम लगातार बात कर ही रहे हैं, तो कई नए चेहरे, 20 चेहरे जो हैं इस बार विधानसभा में देखने को मिलेंगे। पक्ष विपक्ष और निर्दलीय तमाम जगह ये नए चेहरे देखने को मिलेंगे। उन पर एक बार चर्चा कर ले। जयराम महतो पर तो चर्चा बनती ही है कि उनका तेवर किस तरह से रहने वाला है। क्या आम दिनों आम मीडिया में जिस तरह से वो रहते हैं उसी तरह से विधानसभा में अपनी बात रखेंगे, या फिर एक नया जयराम महतो विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा, विधानसभा के बाहर उनका क्या रुख रहेगा, ये तो चर्चा का विषय है ही। लेकिन हम एक बार उन 20 चेहरों पर भी बात कर लें। हाँ देखिए, इस बार तो हाउस के अंदर पहली बार चुन के आएंगे, जिसके लिए एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा हाउस, तो वो 20 लोग हैं, जिसमें जयराम महतो भी हैं, जैसे बागमारा से हैं सदुगन महतो हैं, प्रदीप प्रसाद हैं, ये पूर्णिमा साहू जी हैं, रघुवर दास जी की बहू हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रागिनी सिंह हैं, पहली बार चुन करके आ रही हैं झरिया से। तो मतलब है तो ऐसे 20 चेहरे जिनके लिए एक अवसर है हाउस के अंदर विधायी कार्यों की दक्षता दिखाने की। तो कितना, और देखिए थोड़ा सा ना, जो ग्राउंड का भाषण और जो कैंपेन है और जो विधानसभा है उसमें बड़ा फर्क हो जाता है। ये विधानसभा एक कार्य संचालन नियमावली से चलती है, आपको समय कम मिलता है, समय में पर्टिकुलर कुछ पार्टियों का इंटरफेरेंस होता है, पार्टियां जिनको अलॉट करती है टाइम वो बोलते हैं, तो और फिर आप शून्यकाल के माध्यम से फिर आप अपने प्रश्नों के माध्यम से सरकार को घेर सकते हैं या उन पर सवाल ला सकते हैं। तो वो एक स्कोप विधायकों का वो है। तो कितना पुख्ता तैयारी के साथ वो आते हैं, कितना अध्ययनशील वो होते हैं, कितने जल्दी वो चीज़ों को ग्रैप्स करते हैं, अंदर डॉक्यूमेंटेशन पे काम चलेगा। हाँ, उसमें कितना आपके पास तथ्य है और कितने तत्परक आप बात करते हैं हाउस के अंदर, और कितनी कन्विंसिंग है, और कितना आप सरकार को अपने बातों पर मोल्ड कराने की दक्षता रखते हैं। अगर आप कोई सवाल उठा रहे हैं, आप उसमें जांच चाहते हैं, अगर आप उसमें किसी तरह की कार्रवाई चाहते हैं, तो आपका वो सवाल कितना धारदार है, उसके पीछे तर्क कितने मजबूत हैं, ये सारी चीज़ों का मिला करके हाउस के अंदर चीज़ें होती है। और हमेशा जनपक्षी होकर के खड़ा होना, जनता की आवाज़ बनना, और सदन एक आप मतलब जिनको भी बहुत अच्छी विधायी जानकारी है, या जो लोग ऐसे हैं जो बड़े दक्ष हुए हैं राज्य के अंदर, तो वैसे लोगों को जिनको हम लोगों ने कवर किया, तो देखते हुए ये पाया है कि वो पढ़ना, खुद मतलब चीज़ों को, सामग्री को इकट्ठा करना, और फिर जो अपने पास उनके पास जो समय अलॉट हुआ है हाउस के अंदर, उसमें बड़ी साफगोई से उन चीज़ों को पेश करना एक अलग किस्म की कला है। सीखनी होगी। हाँ, और ये नए विधायकों को उसमें सीखने की ज़रूरत होगी। और अगर हाउस के अंदर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और आप अच्छे, तो एक मतलब लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है कि ऐसे लोग चुन के आए हैं जो बड़ी धारदार तरीके से, बहुत मजबूती के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ सवालों को लेकर सदन के अंदर आ रहे हैं। तो ये 20 चेहरे को सामने एक चुनौती रहेगी। चलिए, जयराम महतो पर बात कर ले। सबसे चर्चित चेहरा, जितना मुख्यमंत्री पर बात नहीं हुआ, जितना कल्पना सोरेन पर बात नहीं हुआ, जितना बाबूलाल मरांडी पर बात नहीं हुआ, पूरे विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से जयराम महतो पर बात हुआ है उतना। जयराम महतो अब जीत कर आ चुके हैं और कल पहली बार जो है वो विधानसभा के भीतर बोलेंगे। इससे पहले मुझे याद है विधानसभा के बाहर आंदोलन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पहली बार विधानसभा के भीतर जो है वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, शपथ लेंगे। तो उनका रुख किस तरह से रहने वाला है, क्या ज़रूरत है उन्हें सीखने की? जैसे आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन में मजबूती चाहिए, और अंदर और बाहर बोलना कितना अलग होगा उनके लिए भी? देखिए, एक तो क्राउड जिसको कहते हैं पुलर हैं, वो जयराम महतो भीड़ को खींचना जानते हैं, भीड़ के साथ संवाद करना जानते हैं। तो वो एक अपने आप में एक राजनीतिक भाषा और राजनीतिक चीज़ें हैं। हाउस के अंदर आप सवाल लेके आते हैं, तो वो एक बेसिक्स चीज़ें, उसकी सबसे बड़ी ये है कि जो सवाल आप पूछ रहे हो उसके पीछे तथ्य कितने मजबूत हैं, उसके पीछे आपके पास सबूत कितना है, और आपने उसके लिए कितना वर्कआउट किया है। तो एक ये है। तो जयराम पढ़े लिखे हैं,
और लगातार मैं देख रहा हूँ तो बहुत तथ्यहीन बातें नहीं करते हैं, लेकिन एक बड़ी पॉलिसी की बात करते हैं, जैसे 1932 के खतियान की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं। तो अब अगर ये एक्सपेक्टेशन उनके लोगों का हाउस के अंदर होगा तो उसको बड़ी मजबूती से हाउस के अंदर एक रखना होगा, क्योंकि नीति निर्माता तो विधानसभा ही है, कानून तो विधायिका ही बनाती है। और जब आपने कहा है और ये पूरे कहें तो पूरे जनमानस की आकांक्षा भी है राज्य के अंदर कि भाई एक सर्वमान्य नियोजन नीति बने, एक झारखंडियों की अस्मिता, उनकी पहचान की एक परिभाषा तय हो, और लगातार जब से झारखंड बना है तब से। तो अब इस जो कहें कि एक जो नैरेटिव्स है उससे झारखंड भी बाहर निकलना चाहता है और एक सेटलमेंट की ओर बढ़ना चाहता है, जिसका रास्ता विधानसभा से ही होकर के गुजरता है, क्योंकि कानून वहीं से बनना है। तो अब जयराम के पास वो सारी चीजें हैं कि अब वहाँ उन उन अपने अब तर्क सिर्फ बोले ना, हाँ, अब वहाँ करके अब उस दिखाए, हाउस अपनी के अंदर बात रखे, इतनी कितनी मजबूती मजबूती से से वो रखे कि बोलते हैं। हाँ, दूसरे हैं कि अपने जो उनकी उनकी जो समस्याएं हैं, आम लोगों की जो समस्याएं जिनसे वो जूझ रहे हैं, आज वो घूम रहे हैं, स्कूल ही जा रहे हैं। जो मैं देखा कि चुनाव जीतने के बाद जयराम लगातार स्कूल वगैरह का दौरा कर रहे हैं, बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी अच्छी परिपाटी है। देश के अंदर अगर भविष्य को अगर आपको देखना है, भविष्य सुधारना है, तो चीज़ें आपको बेसिक स्तर पर ये स्कूल ही ऐसे हैं, विद्या के मंदिर ऐसे हैं जहाँ से आप एक नए मतलब जनरेशन को खड़ा कर सकते हैं। शिक्षा से बड़ी बुनियादी चीज़ है शिक्षा। तो हम उनके बीच उनको जाते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अब वो चीज़ें कैसे नीतिगत चीज़ें बने, सरकार को कैसे कंपेल करें कि नहीं भाई जो सरकारी स्कूल है वो भी कल निजी स्कूलों से, अंग्रेजी स्कूलों से बेहतर हो, गांव देहात में लोगों को सुविधाएं मिले। मैं एक देख रहा था, किसी स्कूल में गया था, वहाँ टीचर नहीं है, लोग चंदा खुद करके पर पढ़ा रहे, चंदा करके। वो एक वीडियो वायरल हुआ। तो अब ये मामला रील में है, अब वो रियल होना है विधानसभा के अंदर, उसके ओरिजिनल टेस्ट विधानसभा के अंदर होना है। तो मुझे लगता है कि रील और जो रियल है लाइफ, माने राजनीतिक लाइफ, विधायी लाइफ, उसमें बड़ा फर्क हो जाता है। तो उन चीज़ों को कराना, हाँ, उनको ये उनके लिए परीक्षा होने वाली परीक्षा है। होगी, और पूरी ईमानदारी के साथ। और जो पूरा आप कहें कि जो पूरा नीचे का जो सिस्टम है, बुनियादी सिस्टम, हम लोग यहाँ का जो मतलब गवर्नेंस का जो सिस्टम है, वो निचले स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर बड़ी परेशानियों से बड़ा आम गरीबों के लिए बड़ी शिद्दत से मतलब चीज़ें वहाँ हो पाती हैं उनके लिए, जहाँ से ब्लॉक में काम हो गरीबों का। तो वो कैसे एक सिस्टमाइज हो, उन्हीं के क्षेत्र में जो ब्लॉक्स हैं वहाँ के अफसर कैसे संवेदनशील हो, उसको एक्सिक्यूट कराना। हाँ, उन चीज़ों को हाउस के अंदर वो कितना बोल पाते हैं, ये बड़ा अहम होगा उनके पूरे जो अभी और सभी की नज़रें जो है वो कल जो भी जयराम महतो के चाहने वाले हैं, सभी की नज़रें विधानसभा की कार्रवाई पर रहेगी कि किस तरह से वो शपथ लेते हैं, अंदर क्या बोलते हैं, बाहर क्या बोलते हैं। तो जयराम के लिए भी बड़ी चुनौती और परीक्षा रहने वाली है कि रील और रियल लाइफ की आपने बात की है, तो रियल लाइफ में तो वो हीरो बन गए, लेकिन जब विधानसभा की बारी आई है तो वहाँ पर रियल लाइफ में वो किस तरह से अपना सिक्का चमकाते हैं। अच्छा आनंद मोहन जी, जयराम महतो पर हमने बात कर ली, 20 नए चेहरे आएंगे और उनके सामने चुनौतियां जो होने वाली है उन पर हमने बात कर ली। अब चलिए हम थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं, चुनाव की तरफ जाते हैं। जो ऐसे चेहरे काफ़ी वोकल रहे, आपने नाम भी गिनवाया, अनंत ओझा का, चाहे भानु प्रताप शाही का हो, तो ये काफ़ी वोकल रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ रहे हैं, चाहे सदन के अंदर हो या फिर बाहर हो, तो इतनी मजबूती के साथ अपनी बात रखते आए हैं। लेकिन कुल 28 ऐसे चेहरे हैं जो इस बार विधानसभा में नहीं देखने को मिलेंगे। उन चेहरों पर भी एक बार बात कर ले कि उनमें ऐसे मतलब उनकी कमी कितनी खलने वाली है इस बार विधानसभा में। देखिए, भाजपा के अंदर जब भाजपा विपक्ष में थी पिछले बार भी, तो जो लोग बड़ी एक्टिवली और जिसको कहें कि चीज़ों को लेकर के हाउस के अंदर आते थे, उसमें बिरंची नारायण थे, नीलकंठ सिंह मुंडा थे, उसमें भानु प्रताप शाही थे, अनंत ओझा थे, खुद प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी थे। वो चुनाव हार गए इस बार। तो भाजपा के लिए तो मेजर लॉस है, पॉलिटिकली भी और हाउस के अंदर के लिए भी। और मुझे लगता है कि चूंकि जो विधायक दो तीन बार हाउस के अंदर आ जाता है, तो एक प्रैक्टिस से जो हो जाता है उसको किन चीज़ों को कब हमको करना है। विधायी प्रक्रिया थोड़ी उनके लिए आसान रहती है, चीज़ों को पता समझना रहता है उन्हें कि किस सब्जेक्ट को कब वहाँ पर पुशअप कर देना है हाउस के अंदर। तो पिछले बार चुनाव तो देखा ही आपने कि पिछला विधानसभा कितना गर्मा गर्मी वाला भरा था, लगातार सस्पेंडेड रहा। तो हाउस ना चले ये भी कोई माकूल रास्ता लोकतंत्र के लिए नहीं सही है, और प्रतिरोध भी ना हो ये भी है। तो इसी संतुलन के बीच विपक्ष को चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अपनी बातें रख भी दें और जनता के सवाल सदन के अंदर आ भी जाए। हाउस जब रन करता है, जब हाउस चलता है, तो सरकार का लाखों खर्च होता है। मतलब एक
एक 4 दिन का सदन रहे तो सरकार के लाखों खर्च होते हैं, लाखों खजाने से जाते हैं। और ये जनता का ही पैसा हाँ, है। और अगर फिर जनता के सवाल एड्रेस नहीं हो हाउस के अंदर, जनता के सवालों का जवाब नहीं मिले, विधायकों को उनकी क्षेत्र की समस्या रखने का अवसर ना मिले, तो ये भी न्याय नहीं है। और ये भी सही नहीं है कि आप चीज़ों को हाउस के अंदर ना रख सके। तो इन दोनों के बीच में और जो पिछले बार भी हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाता था जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हाउस के अंदर आ जाना, हाउस के अंदर एक ही चीज़ों को लेकर के, और फिर चीज़ें जब हाथ से निकल जाती थी तो स्पीकर को सदन बाधित रहा तो सस्पेंड करना पड़ता था, स्थगित करना पड़ता था सदन को। तो वो चीज़ें नहीं हो, और मुझे लगता है कि अभी भी विपक्ष के पास हैं ऐसे चेहरे, ऐसे बोलने वाले लोग होंगे, और नए लोगों के अंदर भी संभावना है जो तलाशी जा सकती है, पार्टी भी तलाशेगी। अभी विधायक दल के नेता का भी चयन होना है पार्टियों के अंदर, तो सब जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको एक हाउस की पूरी तस्वीर साफ होगी कि हाउस में किस तरह का वातावरण बनने वाला है। चलिए, तो ये 4 दिन जो है वो तस्वीर साफ होने में ही चले जाएंगे, और उसके बाद जब शीतकालीन सत्र होगा और उसके बाद के सत्र में जो है वो विधानसभा की कार्यवाही और विपक्ष की भूमिका, किस तरह से विपक्ष धारदार तरीके से अपनी बात उठाता है, ये देखने को मिलेगा। लेकिन सभी की नज़रें कल शपथ ग्रहण पर ज़रूर रहेगी, और इस 4 दिन के विधानसभा सत्र में क्या हंगामा होता है, किस तरह से विपक्ष के और सत्ता दल के नए चेहरे अपना रुख स्पष्ट करते हैं, क्या आवाज़ उठाते हैं, और उनकी भूमिका किस तरह से देखने को मिलेगी, इस पर सभी की नज़र टिकी रहेगी। प्रभात खबर आपको देता रहेगा हर अपडेट। जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ और पढ़ते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।